जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और वायरल होने के साथ साथ कई लोग मेरे ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मैंने एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है उस वीडियो के जरिए दी है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को पूरा सुने और तब आपको पता चलेगा कि वो इन्फॉर्मेशन गलत थी या सही थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि उस वीडियो के ऊपर एक मैं वीडियो बना दूं ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचा दूं। दरअसल मेरे बगल में आप एक वीडियो चलता हुआ देख रहे हैं। ये वीडियो जो है उस वक्त का है जब हमास इजराइल के बीच जंग चल रही थी और जो हमास के पास भारत का एक बासमती राइस का एक पैकेट मिला और जब इजराइल की आर्मी ने उसे खोला तो उसके अंदर बुलेट मिले। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत हमास आतंकियों को बासमती चावल की सप्लाई कर रहा है? यही सवाल है ना। तो सच्चाई यह है दोस्तों कि भारत और हमास का रिश्ता कुछ नहीं है, लेकिन भारत बहुत सारे अरब कंट्रीज को, मैक्सिमम अरब कंट्रीज को चावल की, खासकर बासमती की सप्लाई करता है। आप यूएई चले जाइए, सऊदी चले जाइए, कतर चले जाइए, ईरान चले जाइए, बहुत सारे देश हैं, मिस्र चले जाइए, वहां पर भारत का जो चावल है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और भारत चावल भेजता है। और ये वो देश हैं जो सीधे तौर पर हमास की मदद करते हैं। यानी कि भारत ने चावल जो है वो इन तमाम कंट्रीज को भेजा और इन कंट्रीज के जरिए वो चावल जो है मदद के तौर पर फिलिस्तीन तक पहुंचा, हमास तक पहुंचा। हमास ने कि आईडीएफ को भनक ना लगे इसके लिए उसने क्या किया कि चावल तो खा लिया, लेकिन चावल के बोरे में उसने बुलेट डाल दिए और उसकी सप्लाई करना शुरू कर दी ताकि इजरायली डिफेंस फोर्स को धक्का लग सके, धोखा लग सके। तो ये इस वीडियो की सच्चाई है और जो मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सर जय हिंद कर्नल जय सोढ़ी सर, थैंक यू। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। कर्नल सोढ़ी सर, एक खबर बड़ी चर्चा में है, मुझे लगा कि मैं आपसे समझूं उसको कि आखिरकार ये खबर क्या है और क्या इसका आने वाले वक्त में इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर, खबर आ रही है कि भारत सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे सेल्फी पॉइंट बने कि जो जवान जो हैं भारतीय सेना के, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, डीआरडीओ के, वो जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। सर, 17 साल मैंने भी सेना में दिए, आपने भी एक लंबा वक्त दिया, मुझसे काफी ज्यादा वक्त आपने दिया, लेकिन हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि हमें सरकार की योजनाओं का जाके प्रचार करना हो। सर, राजेश जी, ये जो खबरें आई हैं कि ये कई सेल्फी पॉइंट बनाए जाने के ऑर्डर्स आए हैं, टोटल 800 हैं और हर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर रोड सबको कुछ ना कुछ सेल्फी पॉइंट्स बनाने के लिए दिए हैं। सरकार ने कुछ सोच के ये कदम उठाया होगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में, क्योंकि मैंने 21 साल की सेवा की है फौज में और उससे पहले 4 साल ट्रेनिंग की एनडीआईएमए में, तो 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव है इंडियन आर्मी का। मेरी व्यक्तिगत राय में इस वक्त ये कदम ठीक नहीं है। क्यों इस वक्त ये कदम ठीक नहीं है? क्योंकि हमारे आगे दो बहुत बड़े दुश्मन देश हैं जो कि बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। कल ही पेंटागन ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन एलएसी पे अपनी जो डेवलपमेंट है उसको उसी पेस पे रखे हुए जैसे पहले था। जी, चीन हर, और ये पेंटागन की ये भी रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन अपने हर टाइप के वॉरफेयर में, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, नौ सेना हो, साइबर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो, सब में ये तरक्की कर रहा है। और हमने इस साल अप्रैल में डिसाइड किया कि हम साइबर वॉरफेयर यूनिट्स को रेस करेंगे। जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, 2014 में चीन की सेना, जिसे पीएलए कहते हैं, उन्होंने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन या सैनिक डॉक्ट्रिन निकाली जिसमें उन्होंने लिखा 2014 में कि जी, जी, पीएलए दुनिया के किसी देश के साथ लड़ने के लिए तैयार है, सारी 6 डोमेन में, थल, वायु, समुंदर, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। तो चीन हमसे इतना आगे है।
एक रिपोर्ट भी लिखी गई थी कुछ साल पहले कि 2035 में चीन और पाकिस्तान एक टू फ्रंट वॉर करेंगे भारत के ऊपर, और सारी टाइमलाइंस इस तरफ जा रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जब भी आपको समय हो एक शो इस पे कर सकते हैं कि ये टाइमलाइंस कैसे 2035 की तरफ जा रही बिल्कुल है। सर, बिल्कुल मैंने इसके बारे में एक यूनिवर्सिटी में बोला भी था कुछ दिन पहले, और ये बड़ा मेरा वो लेक्चर अप्रिशिएट हुआ था। तो मुद्दे पे आते हुए, आज हमारे सामने एक बहुत गंभीर स्थिति है चीन और पाकिस्तान की। जो कुछ लोग भारत में कहते हैं पाकिस्तान 4 देशों में टूट जाएगा, पाकिस्तान कभी 4 देशों में नहीं टूटेगा। पाकिस्तान को अमेरिका, चीन, इस्लामिक देश बेशुमार पैसा दे रहे हैं। वहां पे जो दिखता है कुछ और है, हकीकत कुछ और है। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा राजेश जी कि आज की तारीख में भारतीय शस्त्र बल में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में टोटल 1,55,000 सैनिकों की कमी है, जिसमें से 1,36,000 सेना में कमी है, 12,428 नौसेना में और 7,031 वायुसेना में। हमारे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी मैन पावर की डिफिशियंसी है। ऊपर से हम अगर सैनिकों को असैनिक कामों में लगाएंगे, हमारा कॉम्बैट पोटेंशियल पे फर्क आएगा ही आएगा। अगर आप और मैं अपने सेना के दिन में वापस जाएं, तो कोई भी अगर कार्य हुआ जो कि कॉम्बैट पोटेंशियल को कम करता था, हम देखते थे उससे एफिशिएंसी कम होती है, कॉम्बैट एफिशिएंसी। क्योंकि सेना का जो प्रथम काम है वो है भारत को डिफेंड करना, भारत की रक्षा करना। मेरी राय में ये अच्छा कदम है। पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में क्या हो रहा है, लेकिन ये सब 2035 के बाद करना चाहिए, जब हम पूरी तरह से अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाएं। और अगर ये युद्ध के बादल हैं पाकिस्तान चीन के, तो हम उनको हरा दें। 2035 के बाद हमें करना चाहिए, उससे पहले मेरी व्यक्तिगत राय में ये ठीक कदम नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ और मुझे लगता है कि 2035 तो क्या 2040 के बाद भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सेना ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना लेफ्ट की है, ना राइट की है। सेना इस हिंदुस्तान की है, पूरे हिंदुस्तान की है। और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एक बड़ा अहम पॉइंट जो और मैं समझना चाहूंगा सर कि ये जो सेना का राजनीतिकरण होता है, इसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। हम इजराइल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पे सेना को लेकर, न्यायपालिका को लेकर एक अस्थिरता चल रही थी। नेतन्याहू सोच रहे थे कि हर चीज पे मैं कंट्रोल कर लूं, और किसी हद तक वो सेना को भी कंट्रोल करने में लगे थे। और नतीजा क्या हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। रूस अगर यूक्रेन से इस जंग में हार रहा है, तो उसके पीछे उसके वो रूस के अग्निवीर हैं जो उसने 5-7 साल के लिए भर्ती किए हैं, और फिर उसने चले जाना है। तो ये जो 2-3 स्टेप सरकार ने हाल ही में उठाए हैं, चाहे मैं अग्निवीर को भी उससे जोड़ दूं, और ये जो स्टेप उठाया गया है अभी, क्या ये चिंता का कारण नहीं है? हम एग्जाम्पल तो देख ही रहे हैं कल बदू। राजेश जी, एक सैनिक को अनुभवी होने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो जेसी हो, चाहे वो एक सोल्जर हो। 8 से 10 साल के अनुभव के बाद ही उसको ऐसा अनुभव आता है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर हम अपने दिन दोबारा फौजी सेवा में लेके जाएं, जब आपकी मेरी 3-4 साल की सर्विस थी, हमें कई चीजें नहीं पता थी। लेकिन जब हम अपने आपको लेके जाते हैं कि हमारी जब 10-12 साल की सर्विस थी, हमारे में कितना अनुभव था, हम कई चीजों को समझ पाते थे जो कि बताई भी नहीं जाती थी। तो अनुभव का बहुत फर्क पड़ता है। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल, जैसे आपने सही कहा, ये हम रूस में देख रहे हैं, क्योंकि रूस में 45% जो सैनिक हैं वो 1 साल की सर्विस वाले हैं। बिल्कुल। रूस को जो बढ़त मिली थी वो नहीं मिली, ये सारी दुनिया को पता है। ये जो अग्निवीर है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो कि मैंने कई लेखों में भी लिखा है। अगर हम एक आर्मर्ड रेजिमेंट ले, जिसमें टैंके होते हैं, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में 70 टैंक होते हैं और 60 बड़ी बी व्हीकल्स होती हैं जो कि उनके रिप्लेसमेंट के लिए काम आती हैं। यानी कि 130 बड़ी गाड़ियां होती हैं एक आर्मर्ड रेजिमेंट में। और एक आर्मर्ड रेजिमेंट में की जो नफरी होती है सैनिकों की, वो 500 होती है। तो अगर 500 में से 75% 4 साल में रिटायर हो गए, आपके पास एक समय आएगा जब आपके पास सिर्फ 125 सैनिक बचेगा, जो कि लंबी सर्विस वाला अनुभवी सैनिक होगा।
130 गाड़ियों को चलाने के लिए आपके पास मैन पावर ही नहीं होगी। बाकी आप सारे टास्क छोड़ दीजिए, जो बटालियन के सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट्स होती हैं, स्क्वाड्रन की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसके लिए भी सैनिक नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी 130 गाड़ियां चलाने के लिए नहीं सैनिक होंगे। एक ड्राइवर को टैंक या बड़ी गाड़ी चलाने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, पूरा एक्सपीरियंस लाने में। टैंक बिल्कुल। चलाना कितना मुश्किल है, ये आप और मैं पूरी तरह जानते हैं। तो जब इतना समय चाहिए एक अनुभवी सैनिक को टैंक चलाने में या बड़ी बी व्हीकल चलाने में, और सिर्फ 125 सैनिक ही होंगे 4 साल की सर्विस के बाद, एक वक्त आएगा, तो क्या उस आर्मर्ड रेजिमेंट के कॉम्बैट पोटेंशियल में फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हम आज की तारीख में सोचें कि हम पे कोई युद्ध नहीं होगा, हम सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम बेशक कहें कि युद्ध का जमाना नहीं है, लेकिन हमारे दुश्मन देश ऐसा नहीं सोचते हैं। वो ऑलरेडी युद्ध की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया। सारी टाइमलाइंस इस 2 फ्रंट वॉर के ऊपर जा रही है। और तीसरा जो 2.5 फ्रंट वॉर है, वो हमारा अंदरूनी आतंकवाद है। चाहे मणिपुर देखे, चाहे जम्मू कश्मीर में देखे, आतंकवाद तो है ही। और जब ये 2 फ्रंट वॉर होगी, आतंकवादी घटनाएं भारत के अंदर और बढ़ जाएंगी, तो हमें 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। तो इस समय ये जो स्कीम्स हैं, इन्हें टाइम बीइंग के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। और जब हम 2035 के बाद हमारी पूरी सैनिक शक्ति हो जाए, ये जो युद्ध के बादल चीन और पाकिस्तान के हम पे मंडरा रहे हैं, एक बार वो खत्म हो जाएं, फिर हमें ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए। और रिफॉर्म भी अगर लाने चाहिए, छोटे स्केल पे लाने चाहिए, कभी एक बटालियन या एक ब्रिगेड लेवल तक। बिल्कुल सर। एक मेरा आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि अग्निवीर की भी बात हमने कर ली, हमने साथ में जो सरकार की योजनाओं की भी इसकी बात हमने कर ली, लेकिन इनका इम्पैक्ट क्या होगा सर? 2.5 फ्रंट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन 2035 में वो युद्ध होना है। लेकिन जब इसके पीछे की तस्वीर मैं देखता हूं, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो सरकार को जो गाइड करने वाले लोग हैं, जो बाबू, जिनको मैं बाबू कहूं अपनी भाषा में, तो जो बाबू वहां पे बैठे हैं, बड़े बड़े बाबू हैं, आईएएस हैं, क्या वो गलत गाइड सरकार को कर रहे हैं? और क्या जो हम यानी कि सैनिक जो है, अपनी बात सरकार के सामने नहीं रख पा रहे? राजेश जी, आपने भी सरकार में नौकरी की है, मैंने भी सरकार में नौकरी की है। हमें पता है हर चीज नोटिंग शीट पे मूव होती है। अब नोटिंग शीट जो बना रहा है, वो जो फैक्ट्स लिखेगा, जो पॉलिटिकल लीडर ने डिसीजन लेना है, वो नोटिंग शीट से जाएगा। और बिल्कुल जो पॉलिटिकल लीडर डिसीजन लेता है, बिल्कुल सही लेता है, क्योंकि वो फैक्ट से जाता है जो उसको नोटिंग शीट पे लिखा गया है। आप नोटिंग शीट को इस तरह आप कर दो कि आप दिखाओ कि सब ठीक है, तो उस पॉलिटिशियन की बिल्कुल गलती नहीं है। मैं बिल्कुल पॉलिटिशियन के साथ सहमत हूं, जो सामने टेबल पे रखा जाएगा वही साइन होगा। तो ये जो चीजें, ये जो एडवाइजर्स हैं जो कि इसके बारे में जानते हैं, उन्हें ये सही पिक्चर देनी चाहिए। राजेश जी, अगर हम घर में खाना बनाते हैं, हमारी वाइफ घर में खाना बनाती है, हमारी वाइफ को पता है कि जब दाल बनती है, दाल में कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो अनुभवी है खाना बनाने में। बाकी कार्य में भी अनुभवी है, खाना बनाने में भी अनुभवी है। वो उनको पता है मैंने इतनी मात्रा में नमक डाला है, इतनी मात्रा में मिर्ची डालना है। यही हाल जो हमारे एडवाइस करते हैं, उन्हें ये सारी चीजें मद्देनजर रख के और फिर पुट अप करना चाहिए, ताकि करेक्ट डिसीजन लिया जा सके जो कि भारत के हित में हो। मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा, जी। ये जो आने वाली लड़ाई होगी, इस लड़ाई का रुख बिल्कुल अलग होगा। ओके। मैंने जैसे बताया, 2014 में चीन ने बोला कि हम 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डोमेन है, साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसका एक ट्रेलर हमने 7 अक्टूबर को देखा। हमस को चीन की पूरी सपोर्ट है। सुबह 6:30 बजे 7 अक्टूबर को 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जाम हो गया। 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस को पता ही नहीं चला कि 1000 हमस का आतंकवादी 15 मील तक उनके देश के अंदर आ चुका, कत्लेआम कर रहा है। जी। आने वाले समय में लड़ाइयां ऐसी होंगी, चीजों को जैम किया जाएगा, लोगों को पता ही चलेगा, और फिर ग्राउंड फोर्स आके फटाफट थोड़े समय में मॉप अप करके, कत्लेआम करके, जो भी करना करके चली जाएगी।
इस इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा, हमें अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें वॉर फुटिंग पे ऐसी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स खड़ी करनी पड़ेंगी अगर हमने चीन और पाकिस्तान के टू फ्रंट वॉर को मात देनी है। ठीक सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जय सोढ़ी सर, तमाम चीजों को इतनी बारीकी से समझाने के लिए सर। थैंक यू। जय हिंद सर।